अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है रेजिस्टेंस के बारे में। फिर हम देखेंगे रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के अंदर कैसे बताई जाती है, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज में कैसे बताई जाती है। फिर टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी को पढ़ेंगे कि उसका मैथमेटिकल टूल क्या बनता है। तो जनाब, एक तरह से ऑल अबाउट रेजिस्टेंस है। हम देखेंगे कि सारे वो बातें जो एक रेजिस्टेंस से जो जो उसके साथ एसोसिएटेड फिनोमेनाज हैं, जो उसके एक्सप्लेनेशन हैं, वो सारी आज इन डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं। आज की मेन हेडिंग है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? जब चार्जेस किसी कंडक्टर में से फ्लो करते हैं तो उन्हें जो ऑपोजिशन फेस करनी पड़ती है, यानी उनको चलने में एक पॉइंट से दूसरी जगह पॉइंट जाने में जो रुकावट पेश आती है, जो उस कंडक्टर की वजह से चलते हुए, यानी जब आप बैटरी लगा देते हैं, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पता है, कैरियर आप मूव करते हैं, तो उन्हें जो रुकावट पेश आएगी वो रुकावट क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस कहलाती है। अब इसका एक सादा सा कंसेप्ट ये है कि आपके पास दो मुख्तलिफ मटेरियल के रॉड हैं, आप दोनों पे एक जैसी बैटरी लगा दो, मगर हमें पता चलेगा कि दोनों में से चलने वाला करंट एक जैसा नहीं है। यानी मुख्तलिफ मटेरियल्स के रॉड्स में से एक जैसी बैटरी लगाने से मुख्तलिफ तरह के करंट सामने आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है कि वो कितनी सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को अलाउ करता है जाने के लिए। हालांकि बैटरी एक जैसी है, पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? ये प्रॉपर्टी कहलाती है रेजिस्टेंस। और इसको जाहिर किससे करते हैं? आर से। तो समझ आई बात कि भाई अब हम एक ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हैं जो हमें पता चलेगा कि आपके पास रेजिस्टेंस, अगर हम और दूसरे लफ्जों में एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कहेंगे कि भाई ये करंट को लिमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम फिनोमेना। ठीक है जनाब। तो अब आपके पास, अगर हम इस बात को यूं समझें कि रेजिस्टेंस दो कंडक्टर के आप कहते हैं किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे, तो हम कहेंगे कि भाई उसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ और करंट मेजर कर लो। तो आर बराबर आएगा वी ओवर आई। वी यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। आई क्या है? करंट। तो अगर मुझसे कहें कि इस फार्मूले को देख के डेफिनेशन बनाओ, तो आप क्या कहोगे कि रेजिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी R इज इक्वल टू वी ओवर आई से ये सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन बनती है कि रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट दैट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ठीक है। अब हम कहेंगे कि भाई रेजिस्टेंस, जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ कंडक्टर्स में से जब आपका करंट मुख्तलिफ हुआ तो इसका मतलब वहां पे रेजिस्टेंस मुख्तलिफ थी, क्योंकि उन्हें ऑपोजिशन मुख्तलिफ मिली। हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे क्या था? सेम था। तो हम जब किसी चीज की रेजिस्टेंस समझाएंगे तो उसे ओहम में बताएंगे। ओहम इज अ एसआई यूनिट। तो 1 ओहम की डेफिनेशन बनाए। अगर मैं कहूं किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस 1 ओहम है, तो अब आप इसे कैसे जस्टिफाई, कैसे सोचेंगे? तो आप सोचेंगे कि वहां से अगर 1 एम्पेयर का करंट पास कर रहा है कंडक्टर से, और आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था वो कितने का लगाया था? 1 वोल्ट का। तो वहां पे जो रेजिस्टेंस मौजूद होगी वो कितनी होगी? 1 ओहम की होगी। तो 1 ओहम की रेजिस्टेंस से क्या मुराद है कि किसी कंडक्टर के गिर्द कितने का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए? 1 वोल्ट का। तब वहां पे कितना करंट फ्लो करे? 1 एम्पेयर। तो हम बोलेंगे वहां पे कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओहम। समझ आ गई बात? तो ये जनाब 1 ओहम की डेफिनेशन हमने समझ ली। आप इस कंसेप्ट से समझ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैरियर्स को, चार्जेस को पुश करता है गुजरने के लिए, और रेजिस्टेंस वहां पे एक अपोजिशन ऑफर कर रही है, उनको गुजरने से क्या किया जा रहा है? रोका जा रहा है। अब ये जो हमने पढ़ ली भाई, अपोजिशन आती है चार्जेस के लिए। अब ये डिपेंड किस किस चीज पे करती है? तो जो रेजिस्टर है वो बुनियादी तौर पे ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, यानी कंडक्टर की लेंथ पे, उसके एरिया पे, उसके मटेरियल पे, उसके टेम्परेचर पे। तो कुल मिला के एक तरह से चार चीजें आ गई, जिनमें लेंथ आ गई, जिनमें एरिया आ गया, जिसमें मटेरियल आ गया, जिसमें टेम्परेचर आ गया।
तो अभी जो मैं फार्मूला बनाने जा रहा हूं इसमें टेम्परेचर का जिक्र नहीं आएगा, बकिया चीजों का हम कहेंगे कि लेट से किसी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी लंबी तार होती जाएगी इसका अंदर रुकावट उतनी बढ़ती जाएगी, अपोजिशन उतनी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई लेंथ के। फिर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द कंडक्टर के। तो जनाबे वाला आपके पास जितनी मोटी वायर होगी इसका अंदर उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि इनवर्सली का रिलेशन चल रहा है। जितनी पतली तार होगी इसका अंदर उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अब इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम इकट्ठा कर दें तो एक ही जगह पे लिखा जा सकता है आर प्रोपोर्शनल है एल ओवर ए के, तो प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं कांस्टेंट लगा के, तो आर बराबर आ जाएगा रो एल ओवर ए। अब रो यहाँ पे क्या है मैं बोल देता हूं, डेट इज रेजिस्टिविटी। वो क्या होती है वो हम इंशाल्लाह अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो अब अगली जो चीज मुझे पढ़नी है डेट इज कॉल्ड रजिस्टर। तो रजिस्टर उस कंडक्टर को कहते हैं जो ये फंक्शन करता है कि सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस बतानी है, यानी वो आपके पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो सर्किट में रेजिस्टेंस पैदा करता है या प्रोवाइड करता है, ज्यादा बेहतर लफ्ज है, ठीक हो गया। तो वो जो आपके पास डिवाइस है, वो जो आपके पास कंपोनेंट है जो एक स्पेसिफाइड रेजिस्टर देगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, डेट इज कॉल्ड रेजिस्टर। इसकी सिंबल आम तौर पे इस तौर पे होती है कि एक लाइन और उसमें जिगजैग सी एक पोजीशन बनाते हैं। अब रेजिस्टर दो तरह के होते हैं। एक है फिक्स रेजिस्टर कि सर्किट में एक दफा लगा दो और उसकी वैल्यू कभी बदले ही ना, चाहे छोटी बैटरी लगाओ चाहे बड़ी बैटरी लगाओ, उसने हमेशा एक जितनी रेजिस्टर देनी है। तो डेट इज कॉल्ड फिक्स रेजिस्टर। ठीक है, इसका काम है कि भाई एक स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस इसने सर्किट में प्रोवाइड करनी है। ठीक है, चाहे बैटरी छोटी है चाहे बैटरी बड़ी है, चाहे से मर्जी बैटरी लगा दो। अब इसके अलावा हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर होते हैं। अब वेरिएबल नाम से जाहिर हो रहा है कि जिसकी वैल्यू वेरी की जा सकती है, एडजस्ट की जा सकती है। इसकी काफी वैरायटी होती है। तो यहाँ पे चंद एक मशहूर सी मैंने लिख दी। वायर वाउंड रेजिस्टर होते हैं, यानी ये एक ऐसा होता है कि हमारे पास रेजिस्टर जिसमें वायर को क्लोजली वाउंड कर दिया जाता है, आमतौर पे अलाय वायर होती है। तो जैसे जैसे हम उसके ऊपर वायर की लेंथ को बढ़ाते जाते हैं तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करती चली जाती है। इसकी बड़ी कॉमन सी मिसाल है पोटेंशियोमीटर, इसकी कॉमन सी मिसाल है रियोस्टेट। तो जिसमें आपके पास आप स्लाइडर को जैसे जैसे जोकी को जैसे जैसे लेके चलते हैं रेजिस्टेंस वेरी करती है, यानी लेंथ वेरी करते हैं तो एक तरह से रेजिस्टेंस वेरी करती है। फिर है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर ऐसे रेजिस्टर होते हैं जो टेम्परेचर के चेंज की वजह से रेजिस्टेंस में तब्दीली ले आते हैं, यानी एक तरह से कह लो कि टेम्परेचर को सेंस करके रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ जाती है। फिर एक है एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ऐसे रेजिस्टर्स जो लाइट की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करते हैं, यानी अगर लाइट इंक्रीज कर रही होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही होगी। फोटो रेजिस्टर भी इसे कहते हैं आपके पास। ठीक हो गया। तो ये वो रेजिस्टर हैं जिनमें वैल्यू वेरी की जा सकती है या हो जाती है। तो आपके पास ये किस कैटेगरी में आते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर में। तो अब आपको रेजिस्टर का भी मालूम पड़ गया कि सर्किट के अंदर हम कैसे रेजिस्टर प्लेस कर सकते हैं। अब अगली चीज पे चलते हैं जनाब। तो अब नेक्स्ट जो चीज है वो है रेजिस्टर को हमने देखना है माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के अंदर। अभी अभी जो आपने टूल बनाया R इज इक्वल टू V ओवर I, आपने डेफिनेशन भी बनाई थी कि रेशियो ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज टू द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला जानते हैं कि A से B E डॉट ds है, और आपने अभी करंट डेंसिटी के लेक्चर में देखा I बराबर है क्लोज लाइन इंटीग्रल J डॉट dA। अगर आप ये टूल देखें तो अब आपको बड़ा अच्छा समझ आ रहा होगा, जिस सिंथ में करंट है उसी सिंथ में करंट डेंसिटी है, जिस सिंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी सिंथ में आपका चार्जेस भी मूव कर रहे हैं। तो अगर अब आप V की वैल्यू भी प्लेस कर दो, I की वैल्यू भी प्लेस कर दो, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी अब आपके पास। ठीक होगी बात। अब आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिख रहा है, इसकी लेंथ L दिख रही है। अब दो पॉइंट्स आप ले लो सिरे A और B, जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। तो अब आप देखो E डॉट ds
क्या आपके पास जिस सेंस में चार्जेस जा रहे हैं एरिया की डायरेक्शन भी उसी सेंस में आ जाएगी, तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। लेंथ आपके पास कैरियर जहां से चार्ज चलता 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 इधर जाएगा तो एल लेंथ आ जाएगी उसकी, ए से बी पॉइंट, एंड पॉइंट्स के बीच में लेंथ कितनी है, एल है। तो ई डॉट एल आ जाएगा, तो कॉस जीरो तो ई एल आ जाएगा। इसी पैटर्न पे जरा आप देखो जे डॉट डी ए, तो वो भी डायरेक्शन एक ही बनेगी। तो अब आपके पास वो भी जे ए के तौर पे हम ले लेंगे, टोटल एरिया काउंट कर लेंगे। यहां से ई ओवर जे को हम रो का नाम दे देंगे, जिसे मैंने रेजिस्टिविटी कहा था। तो इसका मतलब ई ओवर जे की जगह हम रो लगा सकते हैं। तो देखा आपने, आर इज इक्वल टू वी आई से मैंने रेजिस्टेंस का वो फॉर्मूला जो वहां पे थ्योरेटिकली समझाया था उसको मैंने ड्राइव कर लिया कि भाई आपके पास R इज इक्वल टू वी ओवर आई टेक्निकली बराबर होता है किसके, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। और रो यहाँ पे किसके बराबर है, E ओवर जे। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, J क्या है, करंट डेंसिटी। और यहां पे जो आपके पास वी आई आर यानी ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है ये हम मीटर से मालूम कर लेते हैं, ठीक होगी बात। तो अब आप यानी मीटर से अगर आपने मैक्रोस्कोपिकली देखना है तो आप किस फार्मूले को ये देखोगे, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। और अगर आपने माइक्रोस्कोपिकली देखना है तो फिर आप किस फार्मूले को देखोगे, रो एल ओवर ए। और रो वहां से कैसे मालूम पड़ेगा, ई ओवर जे से, ठीक है। अब यहां पे जो ई रो जे का कंसेप्ट आ रहा है आपके पास, ये माइक्रोस्कोपिक है और ये हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कहां पे, जब हम सॉलिड स्टेट में चल जाते हैं, कंडेंस मैटर फिजिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं। इसके अलावा ई रो जे का जो कंसेप्ट है यानी जिसे हम माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज बोल रहे हैं, ये हम उन जगहों पे ज्यादा प्रेफर करते हैं जहां पे आपके ऑब्जेक्ट की शेप इरेगुलर होती है, जहां पे उसका इंटीरियर बिहेवियर हमें स्टडी करना होता है। तो अब आपको समझ आ गई कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट का इरेगुलर शेप होगा या उसके इंटीरियर बिहेवियर पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करना होगा तो तब हम ई रो जे का कंसेप्ट लेके आएंगे, यानी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे। और इन जनरल जब पूरे कंडक्टर को डिस्कस करना होगा तो आर इज इक्वल टू वी ओवर आई वाला कंसेप्ट ही देखेंगे। तो जनाब एक लफ्ज बार बार आ रहा है, दैट इज रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को रो से जाहिर करते हैं। रेजिस्टिविटी बेसिकली किसी मटेरियल की स्पेसिफिक डायमेंशन के साथ रेजिस्टेंस होती रेजिस्टेंस ही है, मगर ये एक स्पेसिफिक डायमेंशन वाले 1 मीटर क्यूब, अगर कोई 1 मीटर क्यूब का मटेरियल है यानी 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट, इतना मटेरियल हो, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और आप इसे किससे जाहिर करेंगे, रो से। रो बराबर आएगा किसके, आर ए डिवाइडेड बाई एल। यहां से इसके यूनिट क्या बनेंगे, ओहम मीटर, ये इसके एस से यूनिट है। तो आपके पास रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पे, मटेरियल पे और किस पे, टेम्परेचर पे। तो अब आपके पास इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टिविटी जब हम देखेंगे तो मटेरियल वेरी करेगा तो रेजिस्टिविटी वेरी करेगी, टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तब भी रेजिस्टिविटी में बदलाव आएगा। तो रेजिस्टिविटी क्लियर हुई कि रेजिस्टिविटी है रेजिस्टेंस ही, मगर एक स्पेसिफिक डायमेंशन वाले, जिसे मैंने बोला 1 मीटर क्यूब, के 1 मीटर क्यूब मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और उसे किसमें मेजर करेंगे, ओहम मीटर में। इसी का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो आप इसे बोलेंगे रेसिप्रोकल और रेजिस्टिविटी, तो आप कहेंगे सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। तो इसके जाहिर यूनिट भी उसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ओहम मीटर होल इनवर्स हो जाएंगे। ओहम को अगर हम स्पेल में लिखें तो स्पेल उल्टे कर देंगे, ओहम के स्पेलिंग की OHM होते हैं, तो यहां पे मैंने लिख दिया MHO और साथ में मीटर इनवर्स डाल देंगे। तो ये अब आपके SI यूनिट बन गए किस चीज के, कंडक्टिविटी के। तो जनाब अब आपको कंडक्टिविटी भी समझ आ रही है। अगर हम मोटी मोटी बात करें कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या है, तो आप कहोगे 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने चार्जेस को मुश्किल आएगी जब वो वहां से गुजरना चाहेंगे, करंट वहां से गुजरना चाहेगा, तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और अगर कहें कि 1 मीटर क्यूब मटेरियल हो और वहां से कितने चार्जेस आसानी से मूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी मटेरियल को डील कर रही होती है, रेजिस्टेंस एक वायर को डील कर रही होती है। समझ आ गई बात। तो ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। जब लफ्ज रेजिस्टेंस का आए तो आपके ज़हन में वायर आनी चाहिए, जब आप लफ्ज रेजिस्टिविटी का आए तो आपके ज़हन में मटेरियल आना चाहिए,
ठीक है। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हम जानते हैं कि मैंने कहा अभी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो मैंने लिखा कि टेम्परेचर वेरी करने से रेजिस्टिविटी वेरी करेगी। इससे अगली बात भी साथ ही है कि रेजिस्टेंस भी कंडक्टर की टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी, क्योंकि है तो रेजिस्टेंस ही ना भाई। तो अब आपके पास अगर आप टेम्परेचर वेरी करते हो तो रेजिस्टेंस भी बदलती है, रेजिस्टिविटी भी बदलती है। तो आपके पास अगर हम लिखें आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू किसके है, आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट के, तो ये एक तरह से लीनियर रिलेशनशिप बन रहा है किस किस के, चेंज इन रेजिस्टेंस का और चेंज इन टेम्परेचर का। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास ये ऐसा ही कंसेप्ट, हम पहले मैंने रेजिस्टेंस के लिए लिखा, फिर मैंने रेजिस्टिविटी के लिए लिख दिया। तो यहाँ पे अल्फा जो आर है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इस केस के लिए, और इस केस में क्या कहलाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या कहलाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ से अल्फा की वैल्यू देखनी हो तो रो नॉट भी दूसरी तरफ चल जाएगा, टी माइनस टी नॉट भी दूसरी तरफ चला जाएगा। तो मैंने उसे खास पैटर्न पे लिख दिया है। तो अब आपके पास ये बुनियादी तौर पे क्या बताता है, ये बताता है आपके पास यानी स्लोप निकालने का एक कंसेप्ट आ गया, रो टी माइनस रो नॉट आ गया आपके पास। ये किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, और टी माइनस टी नॉट ये टेम्परेचर आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो जनाब अब आप यहां से इसे कैसे लिख सकते हैं, रो टी माइनस रो नॉट यानी चेंज इन रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। तो क्या मैं इसे डी रो ओवर रो नॉट लिख सकता हूं? तो ये अल्फाज आपने देखे, मैंने क्या बोले, चेंज इन रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। इस चीज को हम फ्रैक्शन का लफ्ज देते हैं, फ्रैक्शनल चेंज का। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी में कौन सी चेंज ऑब्जर्व करेंगे, फ्रैक्शनल चेंज, यानी ओरिजिनल के लिहाज से देखेंगे कितनी चेंज आई, और साथ में क्या आ जाएगा, 1 ओवर टी माइनस टी नॉट के तौर पे। इसे हम डी टी ले लेंगे जब हम स्मॉल चेंज के लिए जाएंगे। तो अब अल्फा यहां से समझा जाए तो आप बोलोगे अल्फा इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी पर चेंज इन टेम्परेचर। अब ये फ्रैक्शनल चेंज है, ऊपर भी रेजिस्टिविटी नीचे भी रेजिस्टिविटी, इसके यूनिट तो नहीं बनेंगे क्योंकि दोनों फैक्टर्स सेम फैक्टर्स की एक तरह से रेशियो है। तो टेम्परेचर के यूनिट केल्विन है, तो इसका मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या बनेंगे, पर केल्विन, क्योंकि पर टेम्परेचर आ रहा है ना, चेंज इन टेम्परेचर, तो केल्विन नीचे आएगा, तो केल्विन ऊपर जाएगा तो के की पावर -1, तो अल्फा के यूनिट क्या हुए, पर केल्विन। ठीक है जनाब। अब ये हमें क्या बताता है, अल्फा हमें बताता है कि भाई आपकी ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है। तो अब आपके पास चूंकि चेंज इन टेम्परेचर का कंसेप्ट है, तो हम जानते हैं केल्विन की चेंज और सेल्सियस की चेंज आइडेंटिकल होती है स्केल पे, क्योंकि 100 की डिवीजन्स चल रही होती हैं। तो आपके पास जितना चेंज सेल्सियस में आएगा वो इक्विवेलेंट होगा उतना ही चेंज किसके, केल्विन के। तो आप कोई सा भी इसमें डिस्कस कर सकते हो। अब आपके पास अल्फा जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, मेटल्स के लिए पॉजिटिव है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टिविटी कम होगी। मगर सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, यानी रेसिप्रोकल चलना है। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आपके पास अल्फा जो है यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव होता है किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, किसकी, सेमीकंडक्टर की। तो ये जनाब हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।